Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your relative, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, I had discussed the topic correspondent to the magnetization. We are actually discussing a chapter number 5, magnetism and magnetic materials. So on the last lecture, we had discussed the magnetization, and today we are going to discuss the different kind of magnetic materials. मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर कोई मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और वो कुछ ना कुछ टाइप का रिस्पॉन्स देता है, उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, तो उस टाइप के मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अगर कोई मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसमें कुछ चीज होती है, कुछ रिस्पॉन्स होता है, so that kind of materials are known as a magnetic materials. तो हम यहाँ पे तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे आज। नंबर 1 पैरामैग्नेटिक मटेरियल, नंबर 2 diamagnetic material, and then we also discuss the ferromagnetic material. तो पैरा, डाया एंड फेरो आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम एक बार जो हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन डिराइव किया था उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा सीखा था कि अगर कोई मटेरियल को हम सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं और सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं, मतलब इन अदर वर्ड आई कैन से व्हेन वी ब्रिंग एनी मटेरियल इन द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कोई मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होता है, एंड जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है that will be because of the combined effect of the applied magnetic field and external magnetic field. तो अगर किसी को याद है तो हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा प्रूव करके दिया था। द रिजल्टेंट magnetic field when material is kept in external magnetic field। तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वाज म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू एच, इफ यू रिमेंबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट इनटू, अब ये म्यू आर के बदले हमको पता है कि म्यू आर इज व्हाट, इट इज अ 1 प्लस काई ई इंटू एच। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू काई ई इंटू काई एम, सॉरी हियर इट शुड बी अ काई एम। ये जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, सो इट शुड बी डिनोटेड बाय काई मैग्नेटिक। तो अब ये जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी अ म्यू नॉट एच प्लस काई एम म्यू नॉट एच। अब याद करो कि ये म्यू नॉट एच मतलब म्यू नॉट स्मॉल आई एफ। तो किसी को पता है कि ये क्या था? कोई बताएगा मुझे व्हाट वाज दिस? ये जो था वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये क्या होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? सो दैट मस्ट बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है।
सो फ्रेंड्स, ये चीज हमको पता है, बट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ और है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहली चीज कि भाई ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं। तो बोले कि भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स है कि जिसके मोलिक्यूल्स या एटम के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। So the material for which their molecules or atoms possess some permanent dipole moment, they are known as a paramagnetic material. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? तो उसका डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, मटेरियल for which its atoms or molecules। साकिर कुछ पूछना है? साकिर? नहीं नहीं सर, वो भूल सी हो गई। अच्छा अच्छा। तो जिस मटेरियल के एटम्स या मोलेक्यूल के पास कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है तो उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल फॉर विच इट्स एटम और मोलेक्यूल्स हैव सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दे आर सेड टू बी अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, these are the example of paramagnetic material कि उसके हर एक एटम के पास, हर एक एटम या मोलेक्यूल के पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जीरो नहीं है। तो जिस मटेरियल के एटम्स या मोलेक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है तो उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। बट इन द नॉर्मल कंडीशन, when we had not applied any external magnetic field, so in the absence of any external magnetic field, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है पता है फ्रेंड्स? तो ऐसा होता है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसके जो सारे अलग अलग मोलिक्यूल्स है, उसके सारे मोलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट है, वो डेफिनेटली है। बट वो सारे मोलिक्यूल्स के जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो ऐसे रैंडमली ओरिएंट होता है। तो जितने भी उसके मटेरियल है उसके जो डाइपोल मोमेंट्स है वो ऐसे कुछ ना कुछ रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द होल मटेरियल? 0। तो पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, बिकॉज सब जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मोलिक्यूल्स हैं, उसके पास डाइपोल मोमेंट तो है बट वो सब रैंडम मैनर में है। सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसका 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई पैरामैग्नेटिक एटम है, पैरामैग्नेटिक एटम है तो उसके पास डाइपोल मोमेंट है। बट जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसका पूरा डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया, बोलो? सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of material becomes 0 because they all atoms are oriented randomly। बट ये किसकी बात है? जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। बट अगर हम कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा भैया कि ये जो सारे मैग्नेटिक जो डाइपोल्स है, जो भी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है अलग अलग मोलिक्यूल्स, अलग अलग एटम्स के पास, वो इनिशियली भले ही सब रैंडमली ओरिएंटेड थे बट जैसे ही हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं, मतलब उसके ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं,
तो क्या होगा कि ये जो सारे अलग अलग डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट होती है, वो सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है, एंड वो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो अंदर की साइड जो एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, सारे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, और वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा. So this is a new thing when a paramagnetic substance material is placed, कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, all atoms or molecule try to align in the direction of the magnetic field. तो फ्रेंड्स देखो 100% अलाइनमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज टेम्परेचर डज ऑल्सो मैटर. टेम्परेचर के वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ रैंडमनेस रहती है इसके मटेरियल के अंदर, तो वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है. बट ऐसा सोच सकते हैं कि मोस्टली जो सारे एटम्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने का ट्राई करेंगे. तो मतलब अब जो मटेरियल है उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा. अब मटेरियल के अंदर कुछ नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, मटेरियल के अंदर कुछ नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो करंट लूप है वो ऐसे प्रोड्यूस होगा. तो फ्रेंड्स मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. और मटेरियल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एंटर होंगे. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मटेरियल के अंदर नॉर्थ पोल डेवलप्ड होगा, एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल का साउथ पोल डेवलप्ड होगा. सो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ या अपोजिट डायरेक्शन में हुआ? कोई बताएगा मुझे? अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ या अपोजिट डायरेक्शन में हुआ? फ्रेंड्स एम आई ऑडियबल टू यू? सेम डायरेक्शन में. हाँ सेम डायरेक्शन में. परफेक्ट. अंदर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, तो उसका अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ आप देख सकते हो, ये नेचर उसका नेचर है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का. ये क्यों होता है वो तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, बट हम इसका एक्सेप्ट कर लेंगे कि अंदर की साइड सारे मोलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और अंदर एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी को तो मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. तो इसके वजह से कोई मुझे बताएगा द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? Net magnetic field inside the material increases or decreases? कोई बताएगा? Here induced magnetic field is in the direction of applied magnetic field. तो कोई मुझे बताएगा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अरे कुछ तो बोलो. सर इंक्रीज. सो यस, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड inside the material
increases. तो अगर आपको अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो अंदर की साइड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, वो शो करने के लिए आप इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की साइड, आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है वो मैंने ज्यादा रखा हुआ है, वो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसका इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है मतलब एडिशन होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, हमारा ये जो इक्वेशन है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लुक एट दैट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और सोचो कि तो फिर काइम पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? मुझे एडिशन ही करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एडिशन हो रहा है, पॉजिटिव। तो इसी के वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वो पॉजिटिव होता है। बट आपको पता है कि ससेप्टिबिलिटी एक्चुअल में है क्या? तो याद करो, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अगर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में क्या कह सकते हैं हम? इट मस्ट बी less than 0. ये 1 प्लस काई एम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये काई एम पॉजिटिव है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। बट आपको पता है कि वैसे ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है क्या? तो वो तो परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 1। तो मतलब ये हुआ कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है वो वैक्यूम के परमिएबिलिटी से ज्यादा होता है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है वो वैक्यूम के परमिएबिलिटी से ज्यादा होता है। अब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। पहले हमने उसको यूनिफॉर्म प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, पहले हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर प्लेस किया था। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, नाउ व्हेन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, now when this a paramagnetic material is placed in a non-uniform magnetic field. एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। तो देखो, सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है कि जो नॉन यूनिफॉर्म है, जिसका वैल्यू पॉजिटिव साइड जब आप जाते हो तो बढ़ता जाता है। तो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड which value is goes on increasing when you go to the positive side। मतलब जब ये आप पॉजिटिव साइड जा रहे हो तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। इस टाइप का कोई अज्यूम करते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू पॉजिटिव साइड अब जब आप जाते हो तो उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। सो अज्यूमिंग दैट दिस इज a non-uniform magnetic field, its value goes on increasing when you move to the positive x direction। तो अब इस टाइप के मटेरियल के अंदर अगर मैं हमारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो रखता हूं मैं, तो वापस से वो चीज़ तो होनी ही होनी है। कौन सी चीज़? मतलब अंदर मैग्नेटाइजेशन तो होना ही होना है। मतलब क्या होगा कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस होगा। बट फ्रेंड्स, आपको पता है
A positive charge experiences the force in the direction of electric field. Negative charge experiences the force in the opposite direction of electric field. पॉजिटिव के चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज में उसके अपोजिट। तो सेम अगर स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे बनाना है तो कोई मुझे बना के देगा। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा स्टेटमेंट था कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो वही स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे बनाना है, वही स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? Sir, North Pole experiences in the force experienced by North Pole is in the direction of the magnetic field, and force experienced by the South Pole is opposite to the magnetic field. बराबर है। तो नॉर्थ पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा, प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी ये देखो, नॉर्थ पोल में मैंने फोर्स अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और साउथ पोल पे अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। बट मुझे सोच के बताओ कि कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होगा, नॉर्थ पोल के ऊपर ज्यादा लगेगा या साउथ पोल के ऊपर? North Pole. देखो फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, वो F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे क्या होता है, क्यू के बदले पोल स्ट्रेंथ P आएगा एंड इसका वैल्यू आएगा PB। मतलब जहाँ पे B ज्यादा है वहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो मुझे सोच के बताओ, ये FN नॉर्थ पोल का फोर्स ज्यादा रहेगा या साउथ पोल का फोर्स ज्यादा रहेगा? FN. देखो नॉर्थ पोल है ना, वो हायर इंटेंसिटी पॉइंट में है, तो मतलब उसके ऊपर फोर्स ज्यादा रहेगा। तो हियर आप देख सकते हो कि नॉर्थ पोल का जो फोर्स है वो ज्यादा है साउथ पोल से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, तो फाइनली आई कैन से द रिजल्टेंट फोर्स राइट साइड होगा या लेफ्ट हैंड साइड होगा? Right side. तो इसका मतलब ऐसा हुआ, रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स हायर इंटेंसिटी रीजन। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो राइट साइड का मतलब जो हायर इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स है, हायर इंटेंसिटी वाला जो रीजन है वहां पे उस साइड होगा। तो फाइनली अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका टेंडेंसी, उसका अप्रोच कौन सी तरफ जाने का होता है? हाई टुवर्ड्स द हाई इंटेंसिटी रीजन या लो इंटेंसिटी रीजन? Towards high. टुवर्ड्स हाई। मतलब अगर आपके पास एक मैग्नेट है, अगर अज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के जो पोल होते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होता है पोल पे, दूसरे सारे पॉइंट से ज्यादा पोल्स पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। और यहाँ पे मैं कोई अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखता हूँ तो उसका क्या होगा, वो मैग्नेट टुवर्ड्स द मैग्नेट जाएगा या अपोजिट टू द मैग्नेट जाएगा? Opposite. नहीं, उसके ऊपर कौन सी तरफ फोर्स लगता है? जहाँ पे हायर इंटेंसिटी है। तो हायर इंटेंसिटी कहाँ पे, मैग्नेट के नजदीक होगा या दूर होगा? हायर। Nastik. हाँ, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस द फोर्स एट द रीजन विच इज एट द हायर इंटेंसिटी। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो जहाँ पे हाई इंटेंसिटी है वहां पे उसका जाने का टेंडेंसी रहता है। तो अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल आप मैग्नेट के बाजू में रखते हो तो वो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल उसका टेंडेंसी रहेगा जाने का, उसका टेंडेंसी मैग्नेटिक पोल के तरफ जाने का रहेगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? Sir, आयन को पैरामैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हैं? नहीं, आयन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक कौन कौन से मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन एट एसटीपी पे ऑक्सीजन गैस जो है वो, फिर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड। तो दीज आर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एसटीपी पे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, क्लोराइड आर दी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये तीन जो है वो फेरोमैग्नेटिक है। वेल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, बिस्मथ, सिलिकॉन आर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो वो वन बाय वन हम सारा चीज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया
कि ये जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% सारे जो एटम्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के वजह से कुछ कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं कि जो 100% मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं। बट ऐसा अज्यूम कर लो कि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम है और हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली तो फिर क्या होगा? तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स। सारे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हाँ, when all atoms align in the direction of magnetic field, तो एट दैट टाइम जो अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, अंदर का जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। when all the atoms align in the direction of magnetic field, in the direction of external magnetic field, तो जब सारे एटम्स एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, सो एट दैट टाइम इंड्यूस्ड dipole moment is maximum. Induced dipole moment is a maximum. This phenomenon is known as a saturation magnetization. Saturation मैग्नेटाइजेशन मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो गया, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। मतलब जब सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो एट दैट टाइम मटेरियल का जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। उसके बाद तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज सारे जितने होने थे वो सब तो एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया कि अगर उसको हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है, फिर अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, तो वो सारा चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब मैं क्या करूंगा भैया? डायमैग्नेटिक। तो अब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। So friends, let's start once again. अब the very first thing is कि भाई डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते किसको है? तो द मटेरियल फॉर विच अ मोलिक्यूल और एटम डू नॉट possess एनी डाइपोल मोमेंट, जिसके एटम्स या मोलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है तो उसको डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। सर मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हाँ, आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, पोलर एंड नॉन पोलर के साथ कोरिलेट कर सकते हो। वो इलेक्ट्रिसिटी में जब वो पोलर और नॉन पोलर बोलते थे ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसके साथ आप कोरिलेट करना हो तो कर सकते हो कि भाई पैरामैग्नेटिक के पास डाइपोल मोमेंट है, डायामैग्नेटिक के पास नहीं है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इन द इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैग्नेटिज्म है, वैसे चीज अलग है बट कोरिलेट कर सकते हो आप। ओके, हाँ तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो डायामैग्नेटिक है। सर, इस अगर ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता, वैसा हो सकता है? हो सकता, पॉसिबल डेफिनेटली पॉसिबल है। जैसे वाटर है, वाटर, तो वाटर का जो मोलिक्यूल है H2O, तो उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो है ही, बट वाटर इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। इज इट ओके सर। इज इट यस सर। तो यस सर। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है तो उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है।
a material for which molecules or atom don't have permanent dipole moment. तो उसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, बट उसका एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है. सो व्हेन द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ब्रॉट अंडर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो भले ही उसके एटम या मोलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, बट जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हो तो उसमें क्या होता है कि उसके मटेरियल के अंदर एटम्स मोलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है. आप उसको उसी के हिसाब से कोरिलेट कर सकते हो कि जो नॉन पोलर मटेरियल है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, उसका उसका नॉन पोलर का पोलर में कन्वर्सेशन होता है. तो इसी की टाइप का यहाँ पे होता है कि भाई व्हेन डायामैग्नेटिक मटेरियल is placed in a magnetic uniform or non-uniform magnetic field is placed in the external magnetic field. जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हो then magnetic dipole moment is induced, but it is induced in opposite to external मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे अलग चीज क्या है, पैरामैग्नेटिक से अलग चीज क्या है कि पैरामैग्नेटिक में जो इंड्यूस होता था, इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही था. बट डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि जैसे ही आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हो तो वहां पे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, बट वो हमने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है. ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, वो अभी हमको स्टडी करने का जरूरत नहीं है, वो अभी आप ना पढ़ो तो चलेगा. आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, बट वो डाइपोल मोमेंट या फिर उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में होगा. ऐसा क्यों, वो अभी उसके बारे में मत सोचो, वो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा उसका रीजन. तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पे अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कि मैंने ये अप्लाई किया, देखो ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये मेरा है, तो अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करूंगा, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. मतलब क्या होगा कि मतलब इसका जो नॉर्थ एंड साउथ है वो हमने पहले जो सोचा था उसके अपोजिट होगा. मतलब ये जो होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे बाहर निकलेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो गए. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो है वो नॉर्थ पोल ऐसे बिहेव करेगा, ये साउथ पोल बिहेव करेगा.
मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में साउथ पोल आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? Opposite. तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो। Opposite. अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मुझे अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा? Subtraction. सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बट फॉर्मूला तो मुझे यही, फॉर्मूला तो जो है ना वो यही लगाना है मुझे, फॉर्मूला तो मुझे यही अप्लाई करना है, मुझे फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे बीच में प्लस नहीं आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। बट तो भी मुझे फॉर्मूला तो चेंज नहीं करना है। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? Chi m की वैल्यू नेगेटिव। एग्जैक्टली तो अभी क्या हो जाएगा, उसका जो काईएम का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा बोलो? नेगेटिव। काईएम का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आई कैन से दैट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल बिकम्स अ नेगेटिव। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ससेप्टिबिलिटी of diamagnetic material must be नेगेटिव। negative। तो फ्रेंड्स उसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो तो आपको पता है कि 1 प्लस काईएम है। तो अब देखो काईएम नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम। वो 1 से कम ही होगा। And you also know that the relative permeability is equals to permeability of a material to the permeability of vacuum, और वो लेस देन 1 है। उसका मतलब क्या हुआ भैया कि जो मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होगा वो वैक्यूम से डेफिनेटली कम होगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन इज दैट के ये नेगेटिव है बट उसका नेगेटिव वैल्यू कितना हो सकता है, वो हाउ मच इट कैन गो टू द माइनस, मतलब इसका मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ काईएम, कोई मुझे बताएगा कितना हो सकता है? इक्वेशन को देख के बताओ, इक्वेशन को देख के। -1। या वो -1 से तो ज्यादा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अगर वो -1 से ज्यादा नेगेटिव होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो इज अ -1 when and when this happened, when the chi-m becomes ऐसा हो सकता है फॉर सुपर कंडक्टर। ये जो सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल सुपर कंडक्टर होते हैं, तो फॉर सुपर कंडक्टर chi-m इज इक्वल्स टू -1, chi-m का वैल्यू -1 होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर वो 0 होता है। फॉर सुपर कंडक्टर chi-m is a -1 and hence the relative permeability becomes 0, and because of that the net magnetic field comes out to be 0, because अगर आप chi-m को -1 यहाँ पे इक्वेशन में प्लेस करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो मतलब क्या होता है पता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वैसे डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक हमको ये पता है कि डायामैग्नेटिक को अगर आप डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल रिड्यूसेस, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो अगर आप
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कैसे होगा पता है आपको? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, तो उसको शो करना है तो आप उसको ऐसे शो कर सकते हो कि मटेरियल के अंदर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसके डेंसिटी, उसका जो डेंसिटी है वो आप देख सकते हो कि कम हो रहा है। याद करो आपने पैरामैग्नेटिक में क्या किया था कि डेंसिटी को इंक्रीज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में डेंसिटी कम हो रही है मटेरियल के अंदर। बट जब आप सुपर कंडक्टर की बात करते हो तो सुपर कंडक्टर के तो अंदर आप देख सकते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो अगर सुपर कंडक्टर के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो, अगर आप सुपर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया कि मटेरियल के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज मटेरियल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा भैया? जीरो हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बता ही नहीं सकते हो, बिकॉज उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। एंड दिस फिनोमिनन, ये जो फिनोमिनन है, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का जो फिनोमिनन है उसको मेजनर इफेक्ट बोलते हैं। तो दिस फिनोमिनन, दिस इज नोन एज अ मिजनर इफेक्ट, इसको मिजनर इफेक्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता चला कि क्या हुआ? सर ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा तो फिर मैग्नेट के साथ इंटरएक्शन नहीं होगा? क्या बोल रहे हो आप? सर वैसे तो गोल्ड मैग्नेट को अट्रैक्ट होता नहीं है, बट यहाँ पे इंड्यूस होता है डाइपोल मोमेंट, तो फिर वो अट्रैक्ट होना चाहिए ना? अब वो क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूँ, बट ये आपको सुपर कंडक्टर के बारे में समझ में आया आपको कि भाई सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल है कि जिसका ससेप्टिबिलिटी -1 है और इसके वजह से उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, एक्सटर्नल और इंटरनल को मिला के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द मटेरियल वो जीरो होता है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे शो नहीं कर सकते, इसको मेजनर इफेक्ट बोलते हैं। अब अब आप जो बोल रहे हो उसकी बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो क्या होगा? देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे इक्वल फोर्स प्रोड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसलिंग इच अदर। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो नेट फोर्स जीरो ही रहेगा, मतलब कोई मतलब अट्रैक्ट भी नहीं होगा, रिपेल भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अंदर लाते हो तो क्या होता है वो अब हम देखेंगे। तो अभी जो टॉपिक है वो कौन सा है कि भाई now a diamagnetic material is kept in the non uniform मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, क्या होगा देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम देखते हैं क्या होगा। तो अब सपोज के वंस अगेन हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप का है कि जहाँ पे आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ोगे तो उसका इंटेंसिटी बढ़ता जाता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। चलो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा। तो वो चीज़ तो होनी ही होनी है, कौन सी चीज़ कि भले ही इनिशियली उसके डाइपोल मोमेंट जीरो थे, बट जैसे ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो चीज़ तो होना ही है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि भैया ये जो
उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। तो फ्रेंड्स अब मुझे बताओ, नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड साउथ अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर फोर्स लगेगा कौन से डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। एंड जो साउथ पोल है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बट अब मुझे सोच के बताओ कि कौन सा वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, कि कौन से फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा? साउथ पोल। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि साउथ पोल ज्यादा इंटेंसिटी पे है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल के से ज्यादा साउथ पोल का जो फोर्स है वो नॉर्थ पोल से ज्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो वो आपको करना पड़ेगा साउथ का फोर्स माइनस नॉर्थ का फोर्स। और वो कौन से डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट फोर्स? तो वो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड मतलब हायर इंटेंसिटी टुवर्ड्स योर लोअर इंटेंसिटी। और लोअर। So what is the conclusion? The conclusion is that when we place diamagnetic material को when we place a diamagnetic material in नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं then it will experiences resultant force towards higher intensity or lower intensity? लोअर। Lower intensity region. तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? तो अगर हमारे पास मैग्नेट है, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक है। तो कोई मुझे बताएगा पैरामैग्नेटिक कहाँ पे जाने का ट्राई करेगा और डायामैग्नेटिक कहाँ पे जाने का ट्राई करेगा? मैग्नेट पैरामैग्नेटिक मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, मतलब हाँ, अट्रैक्टिव। पैरामैग्नेटिक जाएगा मैग्नेट के तरफ एंड जो डायामैग्नेटिक है वो टुवर्ड्स द लोअर इंटेंसिटी मतलब दूर जाएगा। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? सर बट मैंने घर पे ट्राई किया तो कुछ असर नहीं होता गोल्ड पे। वो तो भाई, अच्छा, गोल्ड है घर पे? हाँ, मतलब कोई भी, मतलब देखो पहली डायमैग्नेटिक बात है। कि ये जो फोर्स होता है ना वो बहुत ही कम होता है with respect to the earth gravitational force. With respect to the earth gravitational force it is a much smaller. तो वो आपको अगर फील करना है तो आपको मतलब बहुत ही हल्का, बहुत ही जिसका वेट बहुत ही कम हो ऐसा कोई मतलब लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फेरोमैन बड़ा मैग्नेटिक, उसके बाद आपको ये फील होगा। तो वैसे आप देखो तो मैं एक और चीज बताऊं कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ ऑल द मास पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। बट क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो क्या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में पड़े हैं तो क्या वो अट्रैक्ट होके मिल जाते हैं एक दूसरे को? ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स तो उससे भी कम होता है, उससे भी कम होता है। तो how can you experience this kind of force? Obviously not. Is it understood? यस सर। तो अगर वो आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको ग्रेविटी फ्री प्लेस में स्पेस में जाना पड़ेगा पहली बात, और मटेरियल या फिर आपको ऐसे मटेरियल लेना पड़ेगा कि जिसका वेट बहुत ही निग्लिजिबल हो, तो कुछ जाके आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। गोल्ड, सिल्वर, वाटर, बिस्मथ,
silicon, copper. So these are the example of a diamagnetic materials. तो क्या फ्रेंड्स ये आपको पता चला? Yes, sir. સર बोलो. સર એનો ફોર્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં છે તો એનો ફોર્સ વધારે નહીં હોય? नॉर्थ पोल का फोर्स है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में है, साउथ का भी मैग्नेटिक फील्ड में है. એટલે એની ડિરેક્શનમાં છે એટલે. देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पहले मुझे ये बताओ. पहले मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है. तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, पोल स्ट्रेंथ इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है. तो कहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे ये बताओ कि कहाँ पे ज्यादा है. नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा है या साउथ पोल पे? સાઉથ पे. तो फिर साउथ पोल पे ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर. इज इट अंडरस्टूड? हाँ हाँ. ओके. तो फ्रेंड्स चलो मैं है ना आपको एक काम दे रहा हूँ. मुझे तनिष एक हाँ काम बोलो. हाँ मुझे है ना पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक के डिफरेंसेस लिख के देना आप अच्छे से. चलो हम डिस्कस कर लेते हैं. आपको वो लिख के देना है मुझे अच्छे से और मुझे भिजवाना है व्हाट्सएप में. मैं बाकी सब लोगों को भेज दूंगा. हम डिस्कस करते हैं. आपको ये लिख के मुझे देना है. चलो नंबर 1 डेफिनेशन बोलेंगे. द मटेरियल फॉर विच द एटम्स आर और मोलिक्यूल्स possess some dipole moment, magnetic dipole moment, they are known as a Paramagnetic. तो सामने क्या आएगा कि जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक है. फिर एग्जांपल दे दो. ऑक्सीजन एट एसटीपी, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड आर द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक. यहाँ पे आएगा गोल्ड, सिल्वर, बिस्मथ, वाटर, डायामैग्नेटिक. अच्छा पैरामैग्नेटिक के लिए अगर देखते हैं तो व्हेन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. Increases. तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक में क्या आएगा? Decreases. अच्छा पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी कैसा होगा? Positive. और डाया में negative. हाँ पैरामैग्नेटिक में रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1, Greater than 1. तो और डायामैग्नेटिक इसमें में लेस देन. one. और परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज लार्जर देन द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम पैरामैग्नेटिक में. बट यहाँ पे डायामैग्नेटिक में Less than the vacuum. ऑफ वैक्यूम. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. पैरामैग्नेटिक में कौन सा इवेंट होता है? तो पैरामैग्नेटिक में सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का इवेंट होता है. और डायामैग्नेटिक में कौन सा इवेंट होता है? कुछ मिक्सर वैसा कुछ था. मिजनर इफेक्ट का इवेंट होता है. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये डाया एंड पैरामैग्नेटिक का आप Sir, डिफरेंसेस लिख के मुझे देना है. तो आप मुझे देना. अब तनिष बोलो. सर ऐसा और एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट है ना. हाँ डायमैग्नेटिक वो बोलना रह गया कि when the paramagnetic material are placed in the non-uniform electric field, it will experience the force towards the higher intensity. तो diamagnetic में क्या आएगा? When they placed in the non-uniform magnetic field, it will experience the force towards the lower intensity. Is that clear? तो ये भी एक और difference obviously. Is it okay? तो ये Yes, sir. अच्छे से मुझे लिख के देना. मैं सबको फिर फॉरवर्ड कर दूंगा. ओके ओके सर. चलो अब हम जो लास्ट बोर्ड के एग्जाम में पूछा था वो क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज. देखो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको पूरा लर्न बाय हार्ट नहीं करना है. उसको खाली फंडामेंटली आपको प्रिपेयर करना है. पैरा एंड डायमैग्नेटिक को फंडामेंटली प्रिपेयर करना है. उसके डिफरेंसेस आपको करना है प्रिपेयर 2 मार्क्स में. दोनों के डिफरेंसेस 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है. बट अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तो वो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में लास्ट अभी जो एक रिपीटर के एग्जाम्स हुआ था अभी थोड़े दिन के पहले ही गया एक एग्जाम रिपीटर बच्चों के लिए. तो उसमें ये क्वेश्चन था. पूछ भी सकते हैं आपको भी कि क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द क्यूरी लॉ फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो फ्रेंड्स आपने क्यूरी का नाम सुना है? क्यूरी का नाम सुना है फ्रेंड्स? किसका? क्यूरी. मैडम क्यूरी.
मैडम क्यूरी का नाम सुना है फ्रेंड्स? हाँ, नाम सुना है, कुछ उन्होंने कुछ थियरी दी थी। हाँ, बट ये जो क्यूरी है वो मैडम क्यूरी की बात नहीं है, उसके हस्बैंड की बात है। तो अभी जो क्यूरी लॉ है वो मैडम क्यूरी ने नहीं दिया था, उसके हस्बैंड ने दिया था। ओके, सो द क्वेश्चन इज डिस्कस द क्यूरीज लॉ, discuss the Curie's law for the paramagnetic material. That is a very important question. It can be asked in the board examination, but this is given by Madam Curie's husband. हस्बैंड वाइफ दोनों साइंटिस्ट थे। अरे दोनों नहीं, आपको शायद पता नहीं है कि क्यूरी फैमिली में 5 नोबेल प्राइज, 5 नोबेल प्राइज इन लोगों को मिले टोटल क्यूरी फैमिली में। वो हस्बैंड और भी 2-3 जने थे, तो टोटल 5 नोबेल प्राइज दे गॉट एक फैमिली के अंदर। अब इंडिया में बहुत सारे फैमिलीज है, कुछ कंकोड़ा ही नहीं मिलता है, तो एक ही देखो। तो ये बात अभी हम जो कर रहे हैं वो क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मैडम क्यूरी के हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स, क्यूरी ने ऐसा प्रूव करके दिया प्रैक्टिकली कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन तो पता है ना फ्रेंड्स आपको? मैग्नेटाइजेशन मतलब डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, याद है ना आपको? लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था। हाँ सर। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज अ मैग्नेटाइजेशन। तो मैडम क्यूरी ने नहीं, उसके हस्बैंड ने ऐसा प्रूव किया था प्रैक्टिकली कि ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन होता है एंड टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो तो सीधी सी बात है फ्रेंड, इसमें क्या इतना बताने की जरूरत है? देखो, आप सीधी सी बात है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक जितना बढ़ाओगे, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना इंक्रीज करोगे, तो सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने का प्रोबेबिलिटी, सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन ज्यादा रहेगा। बढ़ता जाता है। तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में डाइपोल जब अलाइन हो गए तो उसका मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बढ़ेगा ऑब्वियसली। बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो फिर क्या करेंगे, वो सारे डाइपोल्स वो फिर वो डिक्रीज। रैंडमाइज होने का ट्राई करेंगे टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि वो टेम्परेचर की वजह से थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं। तो थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है कि वो रैंडमाइज होते हैं सब। तो रैंडमाइज अगर हो गए तो उसका नेट डाइपोल में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। तो सीधी सी बात है कि जो मैग्नेटाइजेशन है मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो सीधी सी बात है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन होगा एंड टेम्परेचर जो है उसके इन्वर्सली इन प्रोपोर्शन होगा ऑब्वियसली। तो ये तो सीधी सी बात, कॉमन सेंस की बात है। बट क्यूरी ने पहले बता दिया, मुझसे पहले उन्होंने बोल दिया, तो फिर इसीलिए कि उसको इसीलिए इस जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन, इसको ही क्यूरीज लॉ बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है उसी को क्यूरीज लॉ बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ क्यूरीज लॉ। नहीं तो फिर कनाडियंस लॉ हो जाता है। हाँ, नसीब की बात है, वो पहले आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्यूरीज कांस्टेंट सी आएगा, ये सी इज अ क्यूरीज कांस्टेंट। नाउ फ्रेंड, एज वी नो, अगर आपको पता हो तो आप, हमने प्रूव कर दिया था कि m इज इक्वल्स टू काई एम एच, इफ यू रिमेम्बर। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो था वो म्यू नॉट एच था, याद है आपको? जो मैग्नेटाइजेशन था वो काई एम इंटू यस सर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मी नॉट इक्वल्स टू मी नॉट एच। तो ये दोनों वैल्यू हम ऊपर प्लेस करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन के बदले हम प्लेस करेंगे काई एम एच एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बदले इन प्लेस ऑफ दैट आई कैन राइट मी नॉट एच। तो ये जो एच गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो ये जो काई एम है दैट कैन बी रिटन एज अ सी म्यू 0/t। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो म्यू आर जो है ना, म्यू आर ये 1 प्लस काई एम है। तो इन प्लेस ऑफ काई एम यू कैन ऑल्सो राइट
म्यू आर माइनस वन. सो म्यू आर माइनस वन, तो ये दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द क्यूरीज लॉ. ये दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ क्यूरीज लॉ. ये सारे क्यूरीज लॉ के ही डिफरेंट फॉर्म है. बट मैं एक चीज आपको बताऊं कि क्यूरीज लॉ holds only up to saturation magnetization. ये ऑब्वियस है, पूछो क्यों. क्यों? देखो सीधी सी बात है कि एक बार सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो गया, मतलब एक बार सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, एक बार सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो उसके बाद तो आप डाइपोल मोमेंट बढ़ा नहीं सकते हैं ना. देखो, बिकॉज जितना भी डाइपोल मोमेंट मटेरियल के अंदर इंड्यूस होना था वो हो गया. तो अब सपोज सपोज के n number of atoms are there and each atom possess the dipole moment m. So the maximum dipole moment that can be induced in the material is equals to nm. जब सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो सबके डाइपोल मोमेंट का सीधा एडिशन हो सकता है. एक ही डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स है तो उसका सीधा एडिशन हो सकता है. तो अगर n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ एटम्स है, तो द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू nm. और अगर उसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो आफ्टर दैट आपको जो मिलेगा उसको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू कितना आएगा, nm/v आएगा. एक बार मटेरियल ने सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव कर दिया, उसके बाद आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो पाएगा. सारे डाइपोल तो एक डायरेक्शन में आ गए, तो अब क्या आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो सकता है, बोलो यस और नो. सारे डाइपोल, सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, मतलब उसका मटेरियल का जो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होना था वो हो गया. तो मैं ऐसा बोलता हूं कि अब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या अब आगे, अब क्या टेम्परेचर डिक्रीज करने के द्वारा क्या डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो पाएगा, यस और नो. फ्रेंड्स, am I audible to you? Yes, sir. तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक बार सारे डाइपोल्स ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, मतलब उसका जितना भी डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होना था मटेरियल का वो हो गया है. तो अब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या उससे भी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल है, यस और नो. नहीं सर. नहीं पॉसिबल है. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन हो जाए तो उसका मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अचीव हो गया है, तो फिर उसके बाद आप मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ा सकते. बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जब टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हो तो एम तो बढ़ना ही चाहिए. वो बढ़ता है, सही बात है, बट वो कहाँ तक बढ़ सकता है, अप टू saturation magnetization. After saturation magnetization this equation does not hold. क्या ये आपको पता चला आपको. सर इसमें सुपर सैचुरेशन जैसा हो सकता है कुछ, ऐसा जैसे हो केमिस्ट्री में होता है. पता नहीं केमिस्ट्री में सैचुरेशन मतलब वो जो होना था वो हो गया, सुपर सैचुरेशन पता नहीं मुझे. तो ये सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन के बाद क्यूरीज लॉ का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर दैट यू कैनॉट इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन, सो फार यू डिक्रीज द टेम्परेचर एज वेल. तो फ्रेंड्स, ये क्यूरीज लॉ आपको पता चला फ्रेंड्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट ओके. यस सर. अब फ्रेंड्स मैं आपको, अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे. थोड़ा इंट्रोडक्शन अब मैं आपको फेरोमैग्नेटिक के बारे में बोल देता हूँ. तो डाया एंड पैरा के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया. अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन इज दैट के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन क्या है. तो फ्रेंड्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, उसके भी सारे एटम्स डाइपोल मोमेंट पजेस करते हैं. तो फिर क्वेश्चन ऐसा होगा कि, चलो कोई बताएगा मुझे क्या क्वेश्चन होगा. कोई बताएगा मुझे. मैंने ऐसा कहा
कि भाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के भी सारे एटम्स डाइपोल मोमेंट पजेस करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि फिर बोलो, कुछ तो बोलो। सर तो वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं 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 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। देखो, कोई मुझे बताएगा पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन क्या है? पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन ऐसा है कि जिसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट पोजेस करते हैं उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जिसके नहीं करते हैं उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। अब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि फेरोमैग्नेटिक अच्छा, तो क्वेश्चन सर ये है। हाँ, अब मैं ऐसा बता रहा हूँ, हाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट पोजेस करते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि वो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस। या एग्जैक्टली तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये फेरो एंड पैरा के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फिर फेरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा? सही बात है। तो डिफरेंस ये है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, उसके सारे एटम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है पैरामैग्नेटिक में। बट फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि पूरा जो मटेरियल है उसमें कुछ डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स मतलब रीजियन, और ऐसे छोटे छोटे रीजियन होते हैं कि जहाँ पे जितने भी एटम्स है वो सारे एटम के डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। एक डोमेन के अंदर 10⁻11 जितने एटम्स होते हैं, कितने? 10⁻11। हाँ, और वो 10⁻11 सारे जो एटम्स है वो सारे एटम्स के जो डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मतलब पूरा डोमेन हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मैग्नेटाइज्ड है, पूरा डोमेन मैग्नेटाइज्ड है, बट सारे डोमेन वापस से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो जीरो। हाँ, जब आप पूरे मटेरियल के बारे में सोचते हो तो नेट डाइपोल मोमेंट वापस से जीरो हो जाएगा, बिकॉज डोमेन सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। सर तुम वो मटेरियल को ऐसे कट करे कि डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक डोमेन का जो साइज होता है ना वो 1 मिलीमीटर जितना होता है, 1 मिलीमीटर जितना साइज होता है। तो हाँ, अगर आप कुछ ऐसा करना कर सकते हो कि भाई 1 मिलीमीटर का छोटा सा पार्ट ले लो, तो वो हो सकता है कि वो एज ए मैग्नेट बिहेव करे। वो ये छोटा सा 1 मिलीमीटर का जो पार्ट ही आप उसको कुछ हिसाब से निकाल देते हो बाहर, तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा डेफिनेटली। तो ये सारे मैंने डोमेन यहाँ पे बताए हैं। तो ये डोमेन स्ट्रक्चर क्यों बनता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पढ़ना होता है पीएचडी में, अभी नहीं। बीएससी एमएससी करोगे पीएचडी तब आएगा। बट अभी आपको मान लेना पड़ेगा कि जो फेरोमैग्नेटिक, कौन कौन सा है फेरोमैग्नेटिक, तो कि भाई आयन है, कोबाल्ट है एंड निकल है। निकल, कोबाल्ट एंड आयन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पूरा मटेरियल होता है उसमें बहुत ही छोटे 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 उसके साइज जो होते हैं वो 1 मिलीमीटर के होते हैं। जो डोमेन का जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर भी कभी कभी हो सकता है। तो पूरा मटेरियल ऐसे छोटे 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 डोमेन्स के में कन्वर्टेड व डिवाइडेड होता है पूरा मटेरियल। और एक डोमेन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन वन डोमेन 10⁻11 होते हैं, और वो सारे एटम्स के जो डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब सपोज कि ये डोमेन है तो उसके सारे एटम इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं, तो उसके बाजू में कुछ अलग होगा, उसके बाजू में कुछ अलग होगा। तो एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स है उसका सारा डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। बट डोमेन्स जो होते हैं वो फिर रैंडमली होते हैं, तो मतलब नेट डाइपोल मोमेंट वापस से कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो अब आपको जाके पता चला ये फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बीच में डिफरेंस क्या है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सारे एटम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट होते हैं। बट फेरोमैग्नेटिक में एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स है वो सब एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, और सभी का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है एक डोमेन के अंदर। मतलब डोमेन मैग्नेटाइज्ड है, एक डोमेन खुद मैग्नेटाइज्ड है। बट पूरा मटेरियल अगर सोचते हैं तो वो वापस से कैसा हो जाएगा, उसका नेट मैग्नेटाइजेशन वापस से जीरो हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? एंड वन मोर थिंग, ये जो ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक की वो बहुत ही ज्यादा है।
पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिविटी पॉजिटिव है बट वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसका जो ससेप्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 से बहुत ही ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो परमिएबिलिटी है वो वैक्यूम से बहुत ही ज्यादा है। तो पैरा एंड फेरो के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चैप्टर खत्म करने वाला हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करूंगा और हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। टू काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड फेरोमैग्नेटिक एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो उसका कहाँ पे किसका क्या यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक आध 2 टॉपिक बाकी है सिंपल से, वो कंप्लीट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो फ्रेंड्स यू शुड बी रेडी फॉर दी एमसीक्यू। मैंने आपको एक एमसीक्यू का एक पूरा बुकलेट दिया हुआ है, पूरा मतलब एक स्पाइरल बाइंडिंग बना के दिया हुआ है। तो वो 4th चैप्टर के भी बाकी है और ये 5th चैप्टर के भी बाकी है। तो दोनों फ्रेंड्स ये सॉल्व कर देना, वो दोनों साइमल्टेनियसली हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज आप ये जो मैंने एमसीक्यू का नोट्स बना के दिया है उसको रिफर करो, उसको सॉल्व करो, उसके डाउट मुझे पूछो। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने पैरामैग्नेटिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, एंड फेरोमैग्नेटिक का जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसका उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वो, एंड व्हाट इज द परमानेंट मैग्नेट, हार्ड फेरोमैग्नेटिक क्या है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक क्या है, वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स ये खत्म होने आया, थोड़ा एक आध 2 टॉपिक बाकी है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सर वो नोट्स में सेल्फ लर्निंग और टेक्सचुअल सब दे दिए। देखो टेक्सचुअल तो मैंने टेक्सचुअल एमसीक्यू जो है ना, हाँ सेल्फ लर्निंग टेक्सचुअल दोनों दोनों टाइप के दिए हैं मैंने वहाँ पे नोट्स में। 8 चैप्टर का नोट्स मैंने प्रोवाइड किया आपको, और 8 चैप्टर में मैंने सेल्फ लर्निंग भी दिया हुआ है और टेक्सचुअल भी दोनों दोनों दिए हुए हैं। ओके ओके सर। और मैंने डिस्कवरी में देखा था कि एक नीडल, आयरन नीडल थी और उसको मैग्नेट के साथ रब करते थे तो मैग्नेटिक, मतलब वो नीडल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती थी। हाँ तो ऐसा हो करेगी ना। सकता है? हाँ तो ऑब्वियसली आप सिंपल घर घर पे ही एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें मैग्नेटिक नीडल की लाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करना, 1 रुपीज का जो कॉइन है ना वो लेना, और कोई एक मैग्नेट ले लेना, और 1 रुपीज के कॉइन को मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में घिसते रहना। एक बार ऐसे घिसा तो वापस से ऐसे ही घिसा, पीछ वापस नहीं लाना है, एक ही डायरेक्शन में घिसते रहना है आपको, एक ही डायरेक्शन में। और बार बार ऐसे करते रहोगे 500,000 बार, तो ऑटोमेटिकली वो फिर वो जो आपका 1 रुपी कॉइन होगा वो भी ऐसे मैग्नेट बिहेव करेगा। सर इसका रीजन क्या है? वो इसका रीजन सिंपल है, आप जब इसको घिसते हो तो क्या होता है, उसके जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में आप अलाइन करते हो एवरी टाइम। तो ये देखो अलग अलग डोमेन से देखो, तो आप जब उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में घिसते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड के तो फिर क्या होगा कि सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे लास्ट में। तो फिर वो कैसा बन जाएगा? हाँ सर, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट। समझ में आया? यस सर। फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ थोड़ा काम करो, एग्जाम्स प्रॉपरली दो, होमवर्क प्रॉपरली करो, आपको 100% मज़ा आएगा फिजिक्स में। थोड़ा साथ में काम भी कर लो तो अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय, आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर